नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। सबसे पहली खबर की तरफ ही जाऊँगा सीधा, बजाय इसके कि मैं आपको टाइम वेस्ट करूँ, लेकिन जो आखिरी खबर है आपको मज़ा आएगा खबर सुनने का। तीसरी खबर मैंने इमरान खान साहब के हवाले से रखी हुई है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मैं एंड में क्यों सुना रहा हूँ, लेकिन मज़ेदार खबर है, एंड में ही सुनने वाली है। तो सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं, ईमान मज़ारी साहिबा की तरफ, जिनको के आज 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया अली वज़ीर के साथ, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर हैं। और आज की प्रोसीडिंग्स में ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है। तो वहाँ पर जज साहब हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, जिन्होंने 3 दिन का फिजिकल रिमांड पहले दिया था और उसके बाद अब आज केस हुआ है। इससे पहले 19 अगस्त को इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज करवाने की वजह ये थी जनाब के एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक जलसा हुआ था इस्लामाबाद में, और वहाँ पर जो इस्लामाबाद में उन्होंने पहले कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर करेंगे जलसा, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गिरफ्तार किया गया तो सरफराज भुट्टी के साथ बकौल, जो कि इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में, अनवारुल हक काकड़ की, तो उन्होंने ये बात की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर्स के साथ कि जी हमें ये जो आपके कारकुनान हैं इनको हम छोड़ देंगे, और फिर पीटीएम के जो लीडरान हैं उन्होंने ये फैसला किया कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये इस तरह की खबरें आई, मगर हुआ ये कि उनको गिरफ्तार या जो है वो तो ख़त्म होना शुरू हो गई, लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर बहुत शदीद किस्म की एक लड़ाई भी हुई इस्लामाबाद के अंदर, और मुख्तलिफ जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान थे उन्होंने हमले भी किए। जो पुलिस की गाड़ियाँ थी और पुलिस की गाड़ियों ने उनके ऊपर वाटर कैनन से उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की, जवाब में उन्होंने भी पथराव किया। बहरहाल एंड ये हुआ कि ईमान मज़ारी साहिबा ने वहाँ पर एक तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, जो कि पीटीएम का बहुत पुराना एक नारा है और बहुत मकबूल नारा है। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस नारे की मकबूलियत में कोई शक नहीं है, और कोई हक्कानियत जो है वो उसके ऊपर आप बहस कर ले, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहता कम अज़ कम इस शो के अंदर। तो बहरहाल वो एंड ये हुआ कि जो दोनों हैं उनमें से एक को फिर बहरहाल मिल गई थी, बेल मिल गई थी ईमान मज़ारी को, और अली वज़ीर को नहीं मिली थी। ताहम आज जो है वो जब उस केस का अगला वाकया अगली हेयरिंग हुई है तो उसमें दोनों को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। अब ये जो केस है वो ये है कि जी उन्होंने वो तकरीर की है, तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये जो इंटरफेरेंस इन स्टेट अफेयर क्या है कि जो कार्य सरकार में मुदाखलत, जो एक अक्सर मुकदमा आप सुनते हैं। अब ये मुकदमा जो है वो इतना स्टूपिड है, मतलब इसके अंदर बात यह है कि आप लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करते हैं, और फिर दूसरी तरफ जब लोग उसके ऊपर एहतजाज करते हैं तो आप कहते हैं कि कार्य सरकार में, क्या आपका कार्य सरकार है ये लोगों को गुमशुदा करना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये तकारीर की गई हैं, इश्तियाल अंगेज़ तकारीर हैं, उसकी वजह से जो है वो ईमान मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है। आई थिंक कि ये फ्रिवलस किस्म की जो केसेस हैं दे ओनली मेक यू लुक स्टूपिड, जो लोग इस हरकत को कर रहे हैं, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर एक जो है वो भद उड़ाई जाती है ह्यूमन राइट्स के मामले में। बिल्कुल देखिए जो दूसरे लीडरान हैं ना जिनकी आप बात करें, अगर जो पश्तून जो ईमान मज़ारी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उनकी वालदा भी ये चीयर ऑन करते रहे लोगों को जिस वक्त गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन ईमान मज़ारी का ये कैरेक्टर नहीं रहा। ईमान मज़ारी जो है वो हमेशा से, मतलब कम अज़ कम पिछले 8-10 साल से, पहले वो भी थोड़ी सी जो थी वो थी पीटीआई की सपोर्टर थी और इस तरह की बातें अजीबोगरीब किया करती थी। बहुत सारी ट्वीट्स उनकी इस तरह की मौजूद हैं अगर आप सोशल मीडिया पर माजी में जाएंगे। लेकिन जो पिछले 8-10 साल से उनका जो, देखिए बच्चे बड़े भी होते हैं ना, वो पहले एक छोटी बच्ची थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीखा है, समझा है, और उन्होंने पिछले पूरे 5 साल में, जब उनकी वालदा जो है वो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी, तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को मुसलसल कॉल आउट करती रही हैं। तो वो तमाम जो जर्नलिस्ट्स जिनके ऊपर एफआईए ने मुकदमात बनाए या उनके ऊपर पीका के जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनके मुताबिक, पीका के जो कुछ शिक्के हैं उनके मुताबिक उनके ऊपर मुकदमात बनते रहे। तो ईमान मज़ारी जो है वो उस टीम में शामिल थी, लॉयर्स की उस लिस्ट में शामिल थी जिन्होंने उनके खिलाफ, जिन्होंने उनके लिए प्रो बोनो केसेस किए। कोई पैसे नहीं लेते थे ये लॉयर्स, बहुत सारे 5-7-8 लॉयर्स थे जिन्होंने हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन जर्नलिस्ट्स के केसेस को, पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये एक बनाई थी कमेटी, और उन जजेस, इन जर्नलिस्ट के केसेस को इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ऐसे जैसे पैसे लेकर काम कर रहा हूँ उस तरह से उन्होंने जो है वो केसेस लड़े। तो उनको रिहाइयाँ दिलवाई हैं, उनको बर्रियत दिलवाई है। और असद अली तूर हमारे नया दौर के एक नया दौर के लिए भी लिखते रहे हैं, और नया दौर के एक फ्रेंड ऑफ नया दौर मैं कह सकता हूँ उनको, उनके लिए भी उन्होंने केसेस लड़े, कई उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई, कई केसेस के अंदर मुदस्सर नारू का केस उन्होंने लड़ा, और मुसलसल जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपनी वालदा की
जो पॉलिटिक्स थी उससे भी इख्तलाफ वो करती रही। तो मेरा ख्याल है कि ईमान मज़ारी जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने माजी में अगर बचपने में कुछ गलतियाँ की भी हैं, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर मैं नहीं समझता कि उनका कोई भी कॉन्डक्ट मुझे कहीं नज़र आया हो जिसके अंदर उन्होंने पार्टिजान होने का कुछ गलत स्टांस हो सकता है किसी मौजू पर जिसके ऊपर आपको शायद पसंद ना आए वो बात उनकी, कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के बारे में कोई बात कर दी है या उन्होंने पीटीआई पीपीपी की या पीएमएलएन की करप्शन पर बात की है। हो सकता है उनके मुखालिफिन को वो बात पसंद ना आती हो, मगर क्या ये बात हकीकत नहीं है कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर रैम्पेंट है? और ईमान मज़ारी ने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है, बट एट द सेम टाइम जो उनके लीडरान की परसिक्यूशन हुई है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है, और अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए भी वो आवाज़ उठा रही हैं। तो आई बिलीव कि ये जो ईमान मज़ारी को की गिरफ्तारी है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए, और जो जजेस हैं अब ये जुडिशल रिमांड पर तो चली गई हैं, इनको बेल तो इनका राइट है, इनको फौरी तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो हमारे रियासती इदारे हैं उनको भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि जनाब अली आप ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करके, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर्स को गिरफ्तार करके आपका जो असल टारगेट है पीटीआई उसके भी हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनको भी एक हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, कि आप उनको ये बता रहे हैं कि सिर्फ उनको टारगेट पर नहीं रखा हुआ, या सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बलवाई थे 9 मई के वाक़यात में, या इमरान खान की करप्शन है, या उनके फॉरेन फंडिंग है, या उन्होंने कोई सोने की घड़ियाँ शड़ियाँ बेची हैं, उसके ऊपर नहीं आप सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि आप तो अपने तमाम मुखालिफिन को परसिक्यूट कर रहे हैं, जिससे साबित यही होता है कि शायद पीटीआई दुरुस्त कह रही है। तो उनको भी अकल के नाखून लेने चाहिए ईमान मज़ारी को और अली वज़ीर को फौरी तौर पर। मैं तो अली वज़ीर की गिरफ्तारी ख़त्म करने के मुतालबे से तंग आ चुका हूँ। आप उनको छोड़ते हैं फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, खुदा का वास्ता अली वज़ीर की जान छोड़ दें, उसके ख़ानदान की जान छोड़ दें। वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है आपके लिए जितना बड़ा आपने अपने आप को दुनिया के लिए बनाया हुआ है। तो अगर आपके साथ दुनिया जो है वो तरीके से तसल्ली से डील कर रही है तो उसके साथ भी थोड़ा सा हाथ हौला रखें। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। फातिमा कत्ल केस पर आवाज़ उठाने वालों को कच्चे के डाकुओं की संगीन धमकी है। वो कह रहे हैं कि जी ये जो रानीपुर में जो बच्ची जिसको रेप करके मार दिया गया है, मुबैना तौर पर ज़ाहिर है कि अभी केस चल रहा है, और उनकी वालदा का कहना है कि ये बच्ची जो है वो तो वहाँ पर वैसे ही लेटा हुआ था, मेरा बच्चा, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी और बच्ची जो है वो उसने कुछ नहीं किया, बच्ची को कुछ नहीं हुआ था, वो खुद ही मर गई। 10 साल की बच्ची बैठे बैठे ही जो है वो तड़प रही है और फिर खुद ही मर गई है वो। तो इनके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारे पीर साहब हैं, ये जो डाकू हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो डाकू कह रहे हैं कि ये जो डाकू हैं ये हमारे पीर साहब हैं, और अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो हम जो है वो धमकियाँ, उन्होंने लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे सहाफ़ियों को भी वो संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं जो इस मामले को उठा रहे हैं। उन्होंने एक धमकियाँ में इस वीडियो भी जारी की है। उन्होंने कहा कि ये हमारे पीरों की हवेली है, इस हवेली की भी हम हिफाजत करेंगे और इन पीरों की भी हम हिफाजत करेंगे। जिन्होंने हमारे पीरों और उनकी हवेलियों का नाम लिया, इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पीरों की हवेलियों की हम खुद हिफाजत करेंगे। पुलिस ने धमकियाँ देने वाले पर 40 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, और उधर मकतूला फातिमा की वालदा ने मुलजिमा हिना शाह के वालिद को मुकदमे में नामजद करने के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिसमें बताया गया कि हिना शाह के वालिद रानीपुर के वाइस चेयरमैन हैं। तो जनाब अली बड़े ताकतवर लोग हैं जिनके डाकुओं से भी ताल्लुकात हैं और पुलिस से भी ताल्लुकात हैं। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा लें कि कितना मुश्किल है इस मुल्क के अंदर इंसाफ हासिल करना किसी भी गरीब इंसान के लिए। चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। इमरान खान साहब की, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की, लेकिन आपको मैं इमरान खान जैसे एक और शख्स की खबर सुना रहा हूँ, और फिर आपने देखना है कि इमरान खान की बात बनती है बीच में कि नहीं बनती। तो जनाब अली हुआ ये है कि जेयर बोल्सोनारो जो कि सदर थे ब्राज़ील के, उनके खिलाफ जो है वो एक तोशा खाना का मुकदमा कायम हुआ है। तोशा खाना नहीं है, बेसिकली उनको गिफ्ट दिया गया था, कई मुतादिद गिफ्ट्स दिए गए थे जो कि उन्होंने अमेरिका के अंदर बेचे, और पेंसिल्वेनिया की एक दुकान थी, उधर जाकर उन्होंने एक घड़ी जो है वो बेची जो कि रोलेक्स की घड़ी थी, और वो उनको सऊदी हुक्मरान ने जो है वो घड़ी गिफ्ट की थी। 2019 से 2023 तक वो हुक्मरान रहे ब्राज़ील के, और उस दौरान उन्होंने ये हरकत की। कई घड़ियाँ उन्होंने बेची, और उसमें से एक घड़ी जो थी वो उन्होंने $120 बिलियन की वो समझते थे कि वो होगी, यानी कि $12 करोड़ की, लेकिन वो तकरीबन उनको जो है वो सस्ती बिकी, मतलब उतने पैसे नहीं मिले जितने वो समझ रहे थे, लेकिन अच्छे खासे पैसे जो है वो उन्होंने उसमें कमाए, जिससे उनको ये फ़ायदा हुआ जनाब अली के। अब उनकी जो है वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी उनके ऊपर हैं, लेकिन असल जो उनके ऊपर केस है इस वक्त जो लेटेस्ट है जिसके ऊपर उनको बुलाया गया है वो जनाब अली है तोशा खाना का ही केस, जिसको उन्होंने अमेरिका में एक घड़ी को बेचा था।
और इसके अलावा भी आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो रोलेक्स की घड़ी थी, इसके अलावा एक और भी घड़ी थी जो कि टाइम पीस था, ये उनको बहरीन ने गिफ्ट किया था, ये भी उन्होंने बेचा। इसके अलावा जो है वो एक वॉच, पेन, कफलिंग्स, रिंग और एक अरेबिक रोजरी थी, ये सारी भी चीज़ें थी इसके अंदर। और इनकी आस्किंग जो थी वो थी 1,20,000 $1,20,000। तो उन्होंने जो है वो तकरीबन इसको फिर $68,000 में बेचा। और ये कोई दुकान है पेंसिल्वेनिया के अंदर, पैट्रिक फिलिप की जो वॉचेस थी और जो रोलेक्स की वॉच थी, ये दोनों मिला के, और फिर जो दूसरी पैसे हैं वो वक्रे हैं। और जो मज़ेदार बात है वो ये है कि इस पुलिस ऑपरेशन को जिसके तहत ये चीज़ें सारी अमल में आई हैं, इसका नाम रखा गया है, ऑपरेशन का नाम है ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 2। जो जिसका मैं अब आपको बता भी दूं कि चैप्टर 12 वर्स 2 ल्यूक में बाइबल क्या कहती है। वो कहती है देयर इज नथिंग कंसील्ड दैट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, कुछ पोशीदा नहीं है जो सामने नहीं आएगा, एंड और हिडन दैट विल नॉट बी मेड नोन, और उसी को दोबारा से रीइंफोर्स किया गया। लेकिन ये जो मज़ेदार है बात वो ये है कि जो ब्राज़ील के इमरान खान हैं यानी बोल्सोनारो साहब, वो अक्सर जो है ना वो गॉस्पेल ऑफ जॉन को कोट करते थे, जिसमें वो कहते थे ये शैल नो द ट्रूथ, तुम्हारे सामने सच आकर रहेगा, एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, और सच ही तुम्हें आज़ाद करेगा। तो अमर बिल मारूफ जो है, या इया का नाबुदू व इया का नस्तईन, उसका जवाब जो है वो उन्होंने रखा, उसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया है कि उन्होंने भी बाइबल की ही एक जो वर्स है उसको कोट किया है। ये जो साहब हैं इनके ऊपर मजीद जो केसेस हैं उसमें से एक केस ये भी है कि इन्होंने जब ये हार गए 2023 के जनवरी में इनका इलेक्शन हुआ, तो ये हार गए। लुला जो कि इनके मुखालिफ थे, लेफ्ट विंग के एक लीडर हैं, उनको इन्होंने 4 साल जेल में भी रखा, उनके ऊपर इन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, झूठे सच्चे जैसे भी थे वो बना बनू के इनको गिरफ्तार करवा दिया। और इलेक्शंस जो है वो जब हुए तो लुला इलेक्शन जीत गए। अब जब वो इलेक्शन जीत गए तो उन्होंने इनके खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दिए, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि 3 जो मुकदमात हैं, एक तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसको आप फॉरेन फंडिंग से इक्वेट कर सकते हैं, एक उनके ऊपर 8 जनवरी का केस है जिसको आप 9 मई से इक्वेट कर सकते हैं, और एक उनके ऊपर सऊदी और अरबी जो हुक्मरान हैं उनके दिए हुए तोहफों को बेचने का इल्ज़ाम है, जो कि उन्होंने जिसको आप तोशाखाना के केस से इक्वेट कर सकते हैं। और बोल्सोनारो के पूरे दौर को आप इमरान खान के पूरे दौर से इक्वेट कर सकते हैं। उनका आप राइट विंग उनका एटीट्यूड है, हर चीज़ के अंदर वो गॉस्पेल को लेकर आते हैं, हर चीज़ में वो भी अपनी तरफ से रियासत मदीना बना रहे होते हैं। दूसरे जो उनका मामला है वो ये है कि वो अक्सर जो है वो अपनी तकारीर के अंदर अपने मुखालिफिन को चोर, करप्ट और डाकू करार देते रहे हैं, जो कि इमरान खान भी करार देते रहे हैं। फिर उनके ऊपर वही केसेस निकल आए जो कि जिसके कि वो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते थे। फिर कोविड की मिस हैंडलिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो भी इमरान खान से बहुत बहुत सिमिलर है, लेकिन इमरान खान ने कम से कम कोविड को डिनाई नहीं किया। इमरान खान ने कम से कम ये नहीं कहा कि जी ये तो ऑल दो वो इस तरह के 100 में से 1.5 बंदा मर जाता है, 1-1.5 बंदा मर जाता है, इस तरह की बातें वो भी किया करते थे। ये लेकिन जो है वो ट्रंप की तरह के थे, लेकिन ट्रंप ने भी पूरा, आपको पता है ना कि अमेरिका के अंदर क्योंकि स्टेट्स जो है वो बहुत पावरफुल है, तो ट्रंप की बात ना मानते हुए बहुत सारी जगहों पर उन्होंने लॉकडाउन्स किए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं किए, जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे। तो बोल्सोनारो का भी जो कोविड के ऊपर रिस्पॉन्स था वो बहुत सिमिलर था। इमरान खान भी इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल है, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी इदारा काम नहीं करता। तो हमने ये किया कि जब हमने ये कहा कि कोविड जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने लोगों को जो है वो उनकी टेस्टिंग भी कम कर दी। हमने अमेरिका के अंदर टेस्टिंग बहुत तेज़ी से हो रही थी, इसी वजह से जो तादाद है। सिकंदर किरमानी जो कि BBC के लिए रिपोर्टिंग करते रहे, उन्होंने एक स्टोरी की थी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 2020 और 21 में जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद और कराची की सेमेट्रीज से उन्होंने चेक किया। उनके पास कोई तरीका नहीं था ये चेक करने का कि आया ये कोविड की वजह से हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जो तादाद है वो ऑलमोस्ट डबल थी कब्रिस्तानों में लोगों के जाने की इन 2 सालों के, जो 2020 को जब उन्होंने 2019 से कंपेयर किया। तो ये जो सारी वाक़यात हैं ये पाकिस्तान के अंदर और ब्राज़ील के अंदर और अमेरिका के अंदर, वो भी आपको पता है 6 जनवरी को उन्होंने भी हमला किया था कैपिटल हिल पर। ट्रंप के खिलाफ भी यही मुकदमा चल रहा है। मैं बस इस चीज़ का इंतज़ार है कि मोदी साहब के खिलाफ तब कब ये सब कुछ होगा, तो देखते हैं कब होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जितना हमने आपको बताया मोदी साहब के खिलाफ क्या होता है वो हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।